हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पशुपालन मीन्स यूपी एनिमल हस्बेंड्री। सो वेल स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के पशुपालन के टॉपिक पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वेल फ्रेंड्स, पशुपालन का जो टॉपिक है, इसमें से उत्तर प्रदेश के एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है कंपटीशन में इस टॉपिक से कि इसमें एग्जामिनर 2 to 3 क्वेश्चंस आपको जरूर देता है, जितने भी उत्तर प्रदेश के जनरल कंपटीशन होते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अवलोकन ले लेते हैं, एक ओवरव्यू कि इस टॉपिक में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो वेल, सबसे पहले पशुपालन की अगर बात करें तो इस टॉपिक में पशुपालन के सबसे पहले आप ये जान लें कि 2 सेंस होते हैं। एक पशुपालन होता है कि आपको अपनी नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पशु का पालन करते हैं, एंड दूसरा जो एनिमल हस्बेंड्री है वो है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल, उत्तर प्रदेश का जो पशुपालन में स्थान है वो हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 माना जाता है। सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। एंड अगर ये कहा जाए कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को अगर कोई बेस देता है तो वो पशुपालन का एक सेक्शन है, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रोस्पेरस बनाने में पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सो वेल, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पशुपालन सेक्शन है उसमें उत्तर प्रदेश किस तरह से इनको टैकल करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पशुपालन में जैसे हम लोग काऊ, बफेलो, कुछ इस तरह के एनिमल जो दुधारू पशु, जिनको हम लोग एक तरह से मिल्की एनिमल के नाम से जानते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, इसका सब टॉपिक वो है मत्स्य पालन, यानी फिश प्रोडक्शन, फिशरीज जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, क्योंकि आज भारत की जो फिश है वो एक्सपोर्ट होती है बाहर, और स्पेशली जापानीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश के फिश जो काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है जापान को एंड साउथ ईस्ट एशिया को। सो एक तरह से आप मान सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। सो मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश में इसको कब कृषि का दर्जा मिला, मत्स्य पालन उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों में किया जाता है। वेल, मत्स्य पालन में इंडिया में कौन सा स्टेट टॉप पर है, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एंड वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेक्शन में, दैट इज दुग्ध विकास यानी मिल्क प्रोडक्शन। एंड वेल, मिल्क प्रोडक्शन आप समझ सकते हैं, आज हिंदुस्तान दूध के उत्पादन में, मिल्क के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 माना जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आती है। 1st नंबर पर डेयरी प्रोडक्ट्स में डेनमार्क है। सो हम उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ दुग्ध विकास की जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं दुग्ध विकास पालन में, दुग्ध विकास के डेवलपमेंट में जो लगे हुए हैं, वो सारे आपके साथ संस्थान डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली वर्गीस कुरियन, इस नाम को हम नहीं भूल सकते अगर हम दुग्ध विकास की बात करें, जो कि ऑपरेशन फ्लड के जनक यानी फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड के नाम से जिनको जाना जाता है। सो वेल स्टूडेंट्स, अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पशुपालन की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा 1944 में स्थापित पशुपालन विभाग पशुधन विकास के चारों आयामों, तो जैसे आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने 1944 में, इसका मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस ही ये टॉपिक जो है इनके एक तरह से टारगेट पर आ चुका था उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, जिसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस उस समय इस नाम से जानते थे। तो उसमें 4 आयामों के ऊपर फोकस किया गया, जिसमें एक आयाम था उन्नत पशु प्रजनन, यानी एक तरह से पशु की जो एनिमल की ब्रीड होती है उसके ऊपर फोकस किया जाए, पशु स्वास्थ्य यानी पशु की हेल्थ के ऊपर, एनिमल की हेल्थ पर, एंड पशु प्रबंधन और उसका पोषण यानी उसका मैनेजमेंट आपको किस तरह से करना है। ये 4 सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, यानी एक तरह से पशुपालन में पशु का प्रजनन, उसका स्वास्थ्य, उसका प्रबंधन और उसका पोषण, यानी उसको किस तरह से लुक आफ्टर करना है, ताकि वो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक बेनिफिट दे पाए। सो इसके लिए प्रयासरत रही राज्य सरकार। 1944 में ये टारगेट सेट किए गए। पशु गणना की अगर बात करें 2012 के अनुसार, जैसे हमारे 2011 में एक पॉपुलेशन सेंसस हुई थी, लेकिन 2012 में एक पशु गणना हुई थी
कहा जाता है कि प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 687.55 लाख 15 लाख शो की गई, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। राज्य में संपूर्ण देश के 13% आप मान सकते हैं 13.41 पशु हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज्यादा पशु धन संपदा किस राज्य में मिलती है। तो वेल फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी राज्य हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश टॉप पे स्टेट माना जाता है पशु संपदा में। और उसका परसेंटेज भी एक दो बार एग्जाम से पूछा गया, जहां हमने यहाँ पे मेंशन किया 13.41%। आप इसको याद रखेंगे। एंड वेल फ्रेंड, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। तो सबसे पहले आपको ये बता दें पॉलीक्लिनिक क्या होता है, जो कि गोरखपुर, मुजफ्फरनगर एंड लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सो वेल, पहले तो ये तीनों जिले बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे पशु चिकित्सा के लिए पॉलीक्लिनिक स्टैब्लिश किए गए, जैसा हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है इस पिक्चर में। वेल, पॉलीक्लिनिक का मतलब होता है जहां पे सामान्य यानी जनरल एंड एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ डॉक्टर एक साथ अंडर वन रूफ वहां पे काम करते हैं। एंड ये कोई बहुत बड़ा क्लिनिक नहीं होता, ये एक लार्ज क्लिनिक की यूनिट होती है। ये दो क्वालिटी जिस क्लिनिक में मिलेंगी दैट इज कॉल्ड पॉलीक्लिनिक, उसको पॉलीक्लिनिक वेल फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं। सो पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में, लखनऊ में ये पशु की चिकित्सा के लिए पॉलीक्लिनिक कार्य कर रहे हैं। एंड पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, यानी अगर मैं एनिमल की बायो मेडिसिन की बात करूं तो उसका जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में स्टैब्लिश किया गया है। ये क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। सो आप इसको जरूर याद रखें, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। एंड वेल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका जो दूसरा एंगल था क्वेश्चन पूछने का कॉम्पिटिशन में, वो ये था कि इसका पर्पस क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो वो आप याद रखेंगे, पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है, यानी पशुओं को टीके जो लगाए जाते हैं उनको बीमारियों से किस तरह से छुटकारा मिलना है, एक नई नई बीमारियां जो है पशुओं की आती हैं उससे उनको किस तरह से उनका संरक्षण करना है, ये पर्टिकुलर टास्क इसका माना जाता है। तो वेल फ्रेंड्स, उसके बाद उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की अगर बात करें, 1955 गोवंशीय पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। वेल, बहुत इंपॉर्टेंट एक इसके अंदर सेक्शन है आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48, आप इसको जरूर याद रखें। 48 आर्टिकल में हमने मेंशन किया गया है काउ स्लॉटर। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, कंपटीशन में अक्सर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 48 आर्टिकल में हमने काउ स्लॉटर को बैन किया गया है, बट इसको हमने डीपीएसपी में रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो वेल, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम जो है 1955 का है, यानी यहाँ पर एक कानून बना दिया गया था कि गाय का, स्पेशली काऊ का जो है स्लॉटर ना किया जाए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कब उत्तर प्रदेश में, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल आज़ादी के कुछ ही सालों के बाद उत्तर प्रदेश ने जो संपदा है राज्य की उसका महत्व समझा और उसके वध के निवारण के लिए 1955 में अधिनियम पास कर दिया गया। वेल, अब हम बात करते हैं मत्स्य पालन की। तो सबसे पहले मत्स्य पालन में फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि मत्स्य के प्रोडक्शन में यानी फिश के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश को सबसे टॉप पे स्टेट माना जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं जो आज, अगर मैं इंडिया के इंडियन पेनिनसुला की बात करूं तो इंडियन पेनिनसुला में गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, यानी वेस्टर्न कोस्ट टू ईस्टर्न कोस्ट, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे 9 राज्य जो हैं वो इंडियन पेनिनसुला वाटर सरफेस टचिंग माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि एक तरह से सी सेक्शन से नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे रिवर्स हैं, यहाँ पे कैनाल्स हैं, यानी नदी, नहरें, लेक, पॉन्ड यानी झील में जो फिश का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश को हमारे इंडिया में टॉप 10 राज्यों में स्थान दिया जाता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि के लिए स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की गई, यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन के ऊपर भी फोकस किया गया। आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही 1966 में ये एक मत्स्य विभाग यानी एक फिशरी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इसको पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई। सो वेल स्टूडेंट, आपका आंसर होगा 1966। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, यानी जितने भी हमारे मछुआरे हैं उनकी अगर दुर्घटना होती है, दुर्घटना किस सेंस में, आपने सुना होगा कि कई बार साइक्लोन, कुछ इस तरह के डिजास्टर आ जाते हैं, कुछ इस तरह के तूफान, स्पेशली मॉनसून सीजन में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और रिवर में एक फ्लड आने की संभावना होती है, उस समय जो मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए डीप सेक्शन में चले जाते हैं रिवर के, तो वहाँ पर कई सारी इस तरह की दुर्घटनाएं होने की जो है एक कारण बन जाता है। और उसी दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 में शुरू की गई। 1985-86 में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया था कि आप इस तरह की बीमा योजना, क्योंकि उस समय बहुत सारे इस तरह के डेथ केसेस सामने आते थे, सो राजीव गांधी के इंस्ट्रक्शन में हर राज्य ने दुर्घटना बीमा योजना मछुआरों के लिए स्पेशली शुरू की। और इसमें मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए और अपंग होने पर 50,000 का भुगतान किया जाने की बात रखी गई। एंड वेल मत्स्य विकास के लिए मत्स्य नीति 2006 से 12 तैयार की गई। एंड वेल अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 2018 से 2023 के लिए एक न्यू मत्स्य नीति, जिसे हम फिश पॉलिसी बोल सकते हैं, वो स्टार्ट की गई। और ये बिल्कुल 2006 से 12 की जो पॉलिसी थी उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मत्स्य विकास, यानी किस तरह से इस सेक्शन का डेवलपमेंट करना है, किस तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिश आपको पकड़नी है और उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है, ताकि एक फॉरेन रिजर्व जो है हिंदुस्तान का बढ़े और स्टेट प्रोग्रेस के राह पर आगे बढ़ जाए। वेल उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो जून 2015 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दे दिया गया। वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया, किस ईयर में। 2015 में इसको एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया गया। वेल जैसा हमने यहाँ पे शुरू किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो आप देख सकते हैं इसके टारगेट क्या क्या हैं। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो सबसे पहला टारगेट है भारत सरकार का, और यही टारगेट आज उत्तर प्रदेश की सरकार भी फॉलो कर रही है। यानी यहाँ पे जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं टारगेट, यही योजना उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा, यानी उसका मैनेजमेंट, मत्स्य जो भी आपने फिश पकड़ी उसको किस तरह से बफर स्टॉक उसके लिए रेडी करना, कहाँ पे उसको इकट्ठा किया जाए, और उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी यानी एक नियामक ढांचा उसके लिए स्टैब्लिश किया जाए। एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, यानी आपने जैसे हम लोगों को पता ही है कि हमारे जो किसान हैं उनकी अक्सर ज़्यादातर जो किसान है वो इलिटरेट हैं, दशा उनकी बहुत ही दयनीय और शोचनीय है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मिजरेबल रहती है। तो जो हमारा किसान है या जो हमारे फिशरमैन है उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती, किस टेक्नोलॉजी से, किस टेक्निक का यूज़ करते हुए आपको मछलियों को पकड़ना है। ये सारी की सारी टेक्निक्स उनको सिखाई जाएंगी, उनको ट्रेंड किया जाएगा। पकड़ने के बाद उनको किस तरह से उनका प्रोक्योरमेंट करना है, उनको किस तरह से रखना है, उस बफर स्टॉक को रखने के लिए गोडाउन्स किस तरह से आपको रेडी करने हैं, वो कोल्ड स्टोरेज का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, वो सारे के सारे बातें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के अंतर्गत आती है इस योजना में। एंड वेल सबसे लास्ट जो पॉइंट है इस योजना का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, अपने फिशरमैन को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना है। एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, यानी उसके बाद जब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसका किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है। सो वेल ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वेल फ्रेंड्स, हमने ये आपके साथ इसलिए डिस्कस किए क्योंकि अभी पीछे उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं आता है? सो वेल आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। उसमें 5th पॉइंट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, यानी विदेशी निवेश को आकर्षित करना। सो आप समझ जाएंगे कि ये 4 पॉइंट ही मत्स्य संपदा योजना में है और विदेशी निवेश को आकर्षित करना इस योजना के अंतर्गत टारगेट नहीं है। सो आपका आंसर होगा कि इसमें से जो इनकरेक्ट पॉइंट है इस योजना का वो है विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं दुग्ध विकास पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, अगर हम लोग पशुपालन टॉपिक की बात करें। दुग्ध विकास यानी मिल्क डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस सेक्शन को शुरू करने से पहले आप यहाँ पे एक ये जो हमने पिक्चर यहाँ पे शो की है, यानी एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव। इसमें हमने यहाँ पे शो किया है फिशरीज कोऑपरेटिव्स। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फार्मिंग कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स एंड देन मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। वेल यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है इस पिक्चर के थ्रू कि एक कोऑपरेटिव संगठन का निर्माण किया गया है, यानी एक मिल्क के सेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों, फिशरीज के सेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों, फार्मिंग के सेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों, कोऑपरेटिव बैंकिंग भी इस्टेब्लिश की जाए, फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव सेक्शन हो, तब ये सारे सेक्शन मिलके एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव का रूप ले लेते हैं। यानी एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आते हैं। हमने ये यहाँ पर सेक्शन आपके साथ क्यों डिस्कस किया? इस वजह से क्योंकि मिल्क जो प्रोड्यूसर है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही इसका डेवलपमेंट करते हैं और इसके बिना एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव को अधूरा माना जाएगा, यानी ये इसका पार्ट है। और ये इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव में कौन सा सेक्शन नहीं आता, तो उसमें उन्होंने ये पांचों उसमें ऑप्शन में दिए और उनसे उन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सा सेक्शन नहीं है और नीचे लिखा था नन। सो वेल आप समझ गए होंगे ये पांचों सेक्शन आएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें मिल्क प्रोड्यूसर पर टिक लगा दिया कि शायद ये एग्री बिजनेस कोऑपरेटिव में नहीं आता। वेल इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेशली इस पिक्चर में इसको शो किया। तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं दुग्ध विकास को। 1976 में दुग्ध विकास विभाग यानी मिल्क डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई, यानी स्टेट मिल्क काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसको हम लोग प्रोविंशियल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन शॉर्ट फॉर्म में PCDF जैसा हमने यहाँ पे शो किया है, PCDF प्रदेश में दुग्ध व दुग्धशाला के विकास हेतु 1962 में इसका गठन किया गया। 1962 में इसको स्टैब्लिश किया गया कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को। ऑपरेशन फ्लड को इसी के तहत संचालित किया गया था। वेल ऑपरेशन फ्लड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में अगर नंबर 1 है दुग्ध के उत्पादन में यानी मिल्क के प्रोडक्शन में, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड को जाता है। ऑपरेशन फ्लड जिसकी शुरुआत 1970 में प्रारंभ हुई, इंडिया में इसको शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में भी इसको इसी ईयर में स्टार्ट कर दिया गया था और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। सो ऑपरेशन फ्लड का ये फर्स्ट फेज था जो 1970 में स्टार्ट किया गया। 1962 में कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। राज्य दुग्ध परिषद एक नियमित निकाय के रूप में परिषद की स्थापना 1976 में की गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1976 में राज्य दुग्ध परिषद को एक नियमित एक निकाय यानी एक रेगुलर बॉडी के रूप में इसको 1976 में स्टार्ट किया गया। वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ में करंट के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेता हूं। आज हिंदुस्तान 56 मिलियन टन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो प्रोसेसिंग है वो 56 मिलियन टन मिल्क प्रोसेसिंग होता है हमारे यहाँ पर, जिसका टारगेट भारत सरकार ने 108 मिलियन टन रखा है और इसको 2025 तक का टारगेट है, यानी मिल्क का जो प्रोसेसिंग है वो इतना इंक्रीज करना है। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट 2020 का टारगेट है भारत सरकार का, जो सभी राज्यों को दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से एक विशेष एक्सपेक्टेशन रहती है भारत सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, दुग्ध विकास में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है उत्तर प्रदेश की।
एंड वेल उसके बाद अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है 6.4% का एक तरह से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 146 मिलियन टन का 146 मिलियन टन हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता था। अभी जो लेटेस्ट करंट का सेक्शन है वो है 186 मिलियन टन। आप इसे ध्यान रखेंगे, इतना इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है और ये लास्ट 5 सालों में इंक्रीज हुआ है जिसको 6.4% माना जा रहा है। वेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर याद रखें। एंड वेल फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कि 54% हमारे यहाँ पर 54% हमारे यहाँ पर जो मिल्क का यूज है वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है एंड 46% हमारे यहाँ पर कंजम्पशन होती है मिल्क की। यानी 54%, ये जो मैंने यहाँ पे 54% लिखा है ये मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है जहाँ पे मिल्क यूज होता है, और हमारे यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो 46% है मिल्क की। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उत्तर प्रदेश के आने वाले जनरल कॉम्पिटिशन में करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेल, राज्य दुग्ध परिषद जैसा हमने आपको बताया 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि दुग्ध संघ प्रदेश एवं देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 लखनऊ में की गई। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम का। 1938 में लखनऊ में दुग्ध संघ को स्थापित किया गया। एंड वेल स्टूडेंट्स, 1971 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड यानी ऑपरेशन फ्लड फेज 1 को स्टार्ट किया गया। जैसा भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, केंद्र सरकार ने 1970-71 के फाइनेंशियल ईयर में ये एक ऑपरेशन फ्लड का टारगेट रखा और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने इस टास्क को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में स्पेशली वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद दुग्ध नीति की अगर बात करें यानी मिल्क पॉलिसी उत्तर प्रदेश की, तो 2018 उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसंस्कृत दुग्ध यानी प्रोसेस्ड मिल्क एंड दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रति व्यक्ति दूध की खपत बढ़ाने के लिए दुग्ध नीति 2018 लागू की। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने ये दुग्ध नीति बनाई है, ये मिल्क पॉलिसी 2018 में स्टार्ट की। एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी परियोजना, कामधेनु डेयरी योजना की जगह योगी सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। सो वेल, आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि बहुत ही बड़े लीडर थे, जनसंघ के, उनके नाम पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक डेयरी परियोजना स्टार्ट की जिसके अंतर्गत कामधेनु डेयरी योजना की जगह अब योगी सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना है और ये क्वेश्चन भी अभी पीछे 1-2 एग्जाम से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो डेयरी परियोजना है वो किसके नाम पे रखी गई। तो आपका आंसर होगा, उसमें ऑप्शन थे अटल बिहारी वाजपेयी डेयरी परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डेयरी योजना और नन। सो वेल, आपका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना। एंड वेल फ्रेंड्स, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसा हमने यहाँ पे शो किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। दुग्ध उत्पादन की बात हो और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को याद ना करा जाए तो ये एक तरह से इस टॉपिक के साथ इनजस्टिस होगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो कि केरला को बिलोंग करते हैं, 1921 बॉर्न, केरल के कोझिकोड जिसको कभी कैलीकट के नाम से जानते थे, जहां वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचे थे और भारत की डिस्कवरी उन्होंने की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिनका अभी 2012 में गुजरात में रिसेंटली ही पास्ड अवे। वेल, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ही ये एफर्ट्स थे, उन्हीं के प्रयास थे जो आज भारत दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को पद्म विभूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया जो कि फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। सो वेल स्टूडेंट्स, हमने जितने भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पशुपालन में एक सेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मधुमक्खी पालन, जिसे एपी कल्चर बोलते हैं। वो भी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में उसको स्टार्ट किया गया है। ये आप जरूर याद रखेंगे। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में एपीकल्चर की योजना चल रही है और उसी के साथ साथ सुअर प्रजनन केंद्र यानी पिग
ब्रीड जो सेंटर है वो 8 जिलों में स्थापित किया गया है। सो वेल स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट जो हमने पशुपालन के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार फिर से इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि किन किन बिंदुओं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो वेल, पशुपालन के टॉपिक में एक बार फिर से आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग कब स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंपटीशन का 1944 आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स कंपटीशन का जो आपको याद रखना है कि इसके 4 आयाम कौन कौन से हैं। उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन, पशु पोषण, यानी उसका लुक आफ्टर, उसका मैनेजमेंट, उसकी हेल्थ और उसकी ब्रीड। एंड वेल, क्वेश्चन नंबर 3 कंपटीशन का पशु गणना जो लेटेस्ट हुई वो है 2012। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पशुओं की कुल संख्या कितनी है, 687 लाख, आप अप्रॉक्स याद रखें। एंड राज्य में देश का कितना परसेंट है, लमसम 13.5%, आप इसको याद रख सकते हैं। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पशु उत्तर प्रदेश में है। वेल, क्वेश्चन नंबर 5 कंपटीशन का चिकित्सा के लिए पॉली क्लिनिक कहाँ कहाँ पर है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंपटीशन का कि उत्तर प्रदेश में जैविक औषधि संस्थान कहां पे स्थापित किया गया, तो आपका आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंपटीशन का गोवध निवारण अधिनियम का ईयर अगर आपसे पूछा जाए कंपटीशन में 1955 आप याद रखेंगे। सो वेल, इस में बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद आगे मत्स्य पालन में आपको ध्यान रखना है, मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में की गई, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा मत्स्य का प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है, आंध्र प्रदेश स्टेट। जैसा हमने आपको बताया, इंडिया में कितने राज्य हैं जो वाटर टचिंग है, 9 स्टेट्स इंडियन पेनिनसुला में आते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आता। उत्तर प्रदेश सरफेस टचिंग है, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 में किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू की गई, राजीव गांधी, आप इसमें याद रखेंगे। एंड मृत्यु होने पर कितने का जो एक तरह से उनको चेक दिया जाता है वो है 1 लाख रुपीस का। एंड अपंग डिसेबिलिटी पर 50,000 का भुगतान। वेल, मत्स्य विकास नीति जो है वो कब तैयार की गई थी, 2006 से 12, और अभी उसका अगला जो टारगेट है वो है 2018 से 2023, 2018 से 2023। वेल, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब इसको कृषि का दर्जा दिया गया, जून 2015 में। एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उत्पादन एंड उत्पादकता में वृद्धि, मत्स्य प्रबंधन, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, जो आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स दुग्ध विकास में 1976 आपको याद रखना है, दुग्ध विकास विभाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 76 ईयर दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की अगर बात करें तो 1962 में इंडिया में कितना परसेंट मिल्क मार्केट में यूज होता है, 54। कितना कंजम्पशन है, 46%। कितनी प्रोसेसिंग का हमने टारगेट रखा है, 108 मिलियन टन, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। कब तक का टारगेट है, 2025 का। कित परसेंट इंक्रीज हुआ है, 6.4% लास्ट 5 ईयर्स में, यानी अभी रिसेंटली जो हमारा प्रोडक्शन है वो है 186 मिलियन टन, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। एंड राज्य दुग्ध परिषद 1976 में एक नियमित इकाई के रूप में स्टैब्लिश हुआ। वेल, उसके बाद दुग्ध संघ 1938 में लखनऊ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कंपटीशन का। ऑपरेशन फ्लड उत्तर प्रदेश में 1973 में 3 जिलों में, वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ। दुग्ध नीति 2018 की पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की। एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेयरी योजना को अभी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। सो वेल स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं और आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस सेक्शन से जरूर मिलेंगे। एंड ये जितने भी पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस किए उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर विर्गिस कुरियन, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर विर्गिस कुरियन। So well, thank you students for watching testbook.com.